अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का जो लेक्चर है ये बीएस मैथ्स वालों के लिए सेमेस्टर 1 वालों के लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। चैप्टर जो सा है चैप्टर 9 का मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। चैप्टर 9 के अंदर जो सा है हम लोगों ने कुछ वेल नोन थ्योरम्स के प्रूफ्स को देखना है। तो चैप्टर 9 का जो है वो स्टार्ट ले रहा हूँ। चैप्टर 9 का जो स्टार्ट है वो लास्ट जो पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में है, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं उनमें से एक दो के इस्तेमाल से है। जैसे चॉइस फंक्शन का नाम आप लोगों ने यूज़ किया था और चॉइस फंक्शन की डेफिनेशन देखी आप लोगों ने, और उसके बाद उनसे इसकी कुछ एग्जांपल्स को फॉलो किया था प्रीवियस चैप्टर्स में। उसी को थोड़ा सा मैं रिपीट करके तो फिर मैं असल काम की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ही हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तकरीबन आप लोगों का जो सिलेबस है बीएस ऑनर्स सेमेस्टर 1 वालों का वो ऑलमोस्ट मैं कवर करवा चुका हूँ। बस ये लास्ट एक दो लेक्चर्स हैं जिनमें कुछ चीज़ें आपकी जो रह गई हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। तो अब यही आपका फोकस होना चाहिए कि आपने अपने सिलेबस को रिवाइज़ कैसे करना है। वो कभी चॉइस फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ सेट्स है, आई बिलोंग्स टू आई का मतलब होता है इंडेक्सिंग सेट है, आई 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है और सो ऑन चलते जा रहे हैं सेट्स। तो ये उनकी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, बी एन ई आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो चॉइस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते थे? देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम कलेक्शन ए आई टू एक्स, एक्स जो है जिसके ये सारे सबसेट्स हैं, एफ उस पर मैप किया जाता है, इज कॉल्ड अ चॉइस फंक्शन। इस मैपिंग को या इस फंक्शन को चॉइस फंक्शन उस वक्त कहेंगे इफ़ एफ ऑफ ए आई बिलोंग्स टू ए आई, सेट ए आई। इसका मीनिंग क्या बताया था आप लोगों को कि दैट इज़ इमेज ऑफ ईच सेट, हर सेट का जो इमेज है वो उसका अपना ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। दैट इज़ इमेज ऑफ ईच सेट is an element of the set, is an element of the set। तो बेटा ये डेफिनेशंस जो सी हैं वो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से कई दफ़ा कहा है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस जो सी आपके पेपर के पार्ट हैं, इस वजह से आपको डेफिनेशन पे स्पेशली फोकस करना चाहिए अपने जो मिड टर्म्स हैं या फाइनल टर्म्स के लिए। तो ये मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी, इस डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल से जो है वेरीफाई भी करता हूँ कि चॉइस फंक्शन जो है उसकी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक उसका सबसेट मैंने ले लिया 1 और 3, दूसरा मैंने उसका सबसेट ले लिया 2 4 5। ये मैंने जानबूझ के दो डिसजॉइंट सेट्स लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि डिसजॉइंट सेट सबसेट्स ही आप लें, ओवरलैपिंग करते हुए सबसेट्स की एग्जांपल आप दे सकते हैं। बहरहाल ये है कि ये मैंने दो सेट्स लिए और इन सेट्स को इस तरह मैं डिफ़ाइन करवा रहा हूँ। एक मैपिंग होती है एफ़, और ये एफ़ है कहाँ से कहाँ पे? इस सेट का नाम तो एक्स है, इस कलेक्शन का नाम मैंने सी फ़र्ज़ कर लिया जितने सबसेट्स थे। तो इसका मतलब ये बेटा जो मैपिंग है ये सी से एक्स पे है, और इस सी में सबसेट्स ऑफ एक्स आ रहे हैं और एक्स के सारे एलिमेंट्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर A1 जो है 1 पे मैप हो जाए और A2 जो है बिलफर्स 4 पे मैप कर दिया जाए, तो F ने A1 को जिस एलिमेंट पे मैप किया वो A1 से बिलोंग करता है, और F ने जो A2 को जिस एलिमेंट में मैप किया वो भी A2 से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये एक चॉइस फंक्शन है। इसका मतलब है ऐसे कई चॉइस फंक्शन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इन्हीं सेट्स के ऊपर जो मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं। इसका मतलब क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो एफ ऑफ ए आई है वो बिलोंग कर रहा है ए आई से फॉर ऑल आई वांट टू।
ये दो मैंने सबसेट्स की एग्जांपल ली थी तो वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी। अच्छा, यहाँ रुक के जो बात सबसे ज़रूरी है, जो चैप्टर 9 का स्टार्ट लेना है हम लोगों ने जिस पॉइंट से, वो इसी एग्जांपल से एक चीज़ वेरीफाई आप लोगों ने करनी है। वो क्या कि अगर आप ये देखेंगे चॉइस फंक्शन के इमेज की अगर मैं कलेक्शन को लिखूँ, यानी एक ऑर्डर पेयर की शक्ल में एलिमेंट्स लिखूँ FA1 और FA2, तो आपको नज़र आ रहा है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1,4 और ये बिलोंग करते हैं A1 और A2 की कार्टीजियन प्रोडक्ट से। A1 और A2 की अगर आप कार्टीजियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसमें एक ऑर्डर पेयर 1,4 लाजमी आएगा। इसका मतलब है जो चॉइस फंक्शन होते हैं, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों ने वर्ड्स को नोट करना है, खुद वर्डिंग लिखिएगा। मैं बोल क्या रहा हूँ कि जो चॉइस फंक्शन होते हैं, इमेज ऑफ उनके जो चॉइस फंक्शन की इमेज है, इमेज ऑफ चॉइस फंक्शन इज़ अ मेंबर ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड A2। जितने भी यहाँ से चॉइस फंक्शन आएंगे वो A1 A2 की कार्टीजियन प्रोडक्ट का इमेज होंगे, और यानी उनके मेंबर होंगे, सॉरी, कौन, जो FA1 FA2 मीन्स के चॉइस फंक्शन के इमेज आए, यानी इनके आंसर्स आए, ये आंसर्स 1 और 4। तो मैं रिपीट करता हूँ 9, इमेज ऑफ ईच चॉइस फंक्शन इज़ अ मेंबर ऑफ A1 क्रॉस A2 sorry, and collection of all such choice functions फॉर्म A1 क्रॉस A2। यानी ऐसे तमाम चॉइस फंक्शन की अगर मैं कलेक्शन लिख दूं तो वो लाजमी A1 क्रॉस A2 फॉर्म करेंगे, एंड इज़ ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट, एंड इज़ ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। मैं रिपीट, चले मैं लिख रहा हूँ वर्डिंग, इमेज ऑफ ए चॉइस फंक्शन इस एग्जाम्पल के मुताबिक फ़िलहाल बात हो रही है, इमेज ऑफ ए चॉइस फंक्शन is a member of A1 cross A2 and collection of all such choice functions form A1 क्रॉस A2, यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एंड इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। तो ये जो मैंने आप लोगों को लास्ट बात लिख के समझाई या बताई है वो आपने एग्जाम्पल से वेरीफाई तो कर ली, देख तो ली, लेकिन ये जो लास्ट लाइंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चैप्टर 9 का स्टार्ट लेने के लिए आपको समझना ज़रूरी थे। चैप्टर 9 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है एक्सियम ऑफ चॉइस क्या होता है। वेल, एक्सियम के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि एक्सियम ऑफ चॉइस, पहले नंबर पे तो वो स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट्स प्रेजेंट करते हैं मुझे, उनको बता रहा हूँ कि अब हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है एक्सियम ऑफ चॉइस। तो जो एक्सियम ऑफ चॉइस है, एक्सियम ऑफ चॉइस, उसके बारे में आप लोगों ने मुझे जब असाइनमेंट जमा करानी है तो इसकी डिटेल्ड मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए कि व्हाट इज़ एक्सियम ऑफ चॉइस, कितने होते हैं एक्सियम ऑफ चॉइस। हम ये जो एक्सियम ऑफ चॉइस यहाँ डिस्कस करने लगे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, इसको किसने प्रेजेंट किया था, और फिर ये है कि ये क्या किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ें आप लोग मुझे इंट्रोडक्शन में इसकी जो है मुझे असाइनमेंट बना के बीच में लीजिएगा। तो ये है कि आज का लेक्चर मैं छोटा ही दूंगा, आप लोगों को 2 प्रूफ समझा रहा हूँ, तो इस वजह से ये चीज़ें आपके इस असाइनमेंट का पार्ट होंगी। अच्छा, एक्सियम ऑफ चॉइस के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने आपके सामने वर्डिंग लिखी है उसको ही एक्सियम ऑफ चॉइस रिप्रेजेंट करता है। एक्सियम एक्चुअल में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि किसी भी फील्ड ऑफ साइंस के लिए आप लोग, यानी जो साइंसिस की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके लिए वो ट्रू होती है वो स्टेटमेंट। आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए उस स्टेटमेंट को। अच्छा, और मैथमेटिकली आपने उसका मीनिंग देखने के व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सियम, तो ये भी असाइनमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। बहरहाल अभी मैं वर्डिंग बता रहा हूँ कि एक्सियम ऑफ चॉइस है क्या, जिसको हमने सबसे पहले वेरीफाई करना है। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी। ये अभी मैंने आपके सामने काम किया चॉइस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया कि एक्चुअल में उसी के बारे में कोई बात हो रही है, एक्सियम ऑफ चॉइस
इसी वजह से चॉइस फंक्शन को मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें हमने देखा क्या था कि कार्टीजियन प्रोडक्ट जो सी है वो आ जाती है चॉइस फंक्शंस की मदद से। और वो कार्टीजियन प्रोडक्ट एक्चुअल में किसकी कार्टीजियन प्रोडक्ट होती है? क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स की, और वो होती भी नॉन एम्प्टी है। तो एक्सियम ऑफ चॉइस जो है इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे? एक्सियम ऑफ चॉइस को सबसे पहले तो मैं एक्सियम ऑफ चॉइस को डिफाइन कर रहा हूँ जी। एक्सियम ऑफ चॉइस अगर इसके बारे में लिख के आ रहा हूँ, दी कार्टीजियन प्रोडक्ट, दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। दी कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स इज नॉन एम्प्टी, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है। सेकेंडली चॉइस फंक्शन की शेप में इसको कैसे लिखा जा सकता है? देयर एग्जिस्ट a choice function, there exists a choice function for any non-empty class, for any non-empty class of non-empty sets, of non-empty sets। तो दो तरह से ये स्टेटमेंट जो सी आपके सामने मैंने लिख दी है वर्डिंग्स में, हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये कार्टीजियन प्रोडक्ट जो सी है ऑफ ए क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इज़ नॉन एम्प्टी, या आप इसको वेरीफाई करेंगे कि चॉइस फंक्शंस जो से हैं वो भी, अभी हमने देखा है चॉइस फंक्शन जो है वो मेंबर ही होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट का, ये उसी की दूसरी शक्ल है, और वो कार्टीजियन प्रोडक्ट का मेंबर होता है। और ऐसे तमाम चॉइस फंक्शन मिलकर जो चीज़ बनाते हैं वो कार्टीजियन प्रोडक्ट ही होती है क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स की, और वो नॉन एम्प्टी ही होती है। तो मैंने इनको आपस में रिलेट करवाया आपको इसी बात से, इसीलिए वो एग्जांपल दी थी। आप उस एग्जांपल को इन स्टेटमेंट्स के साथ रिलेट करके समझिएगा। तो अब मैं इस चीज़ को वेरीफाई करने जा रहा हूँ कि मैं अब आपके सामने एक कलेक्शन ऑफ सेट्स ले लेता हूँ और वो कलेक्शन ऑफ सेट्स जो है नॉन एम्प्टी सेट्स की कलेक्शन होगी, और फिर मैंने ये शो करना है कि वो जो कलेक्शन है उसके लिए हम लोग चॉइस फंक्शंस की ऐसी क्लास ढूंढ सकते हैं जो कि एक्चुअल में कार्टीजियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और वो हमेशा नॉन एम्प्टी होते हैं। तो मैं जनरलाइज कर दूंगा अपनी एग्जांपल को ही इस प्रूफ के अंदर। इस प्रूफ को ज़रा आप लोग टैली कर लो सब लोग। देखो बात ये, सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया, अच्छा ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी ये मैं फ़िलहाल तो फाइनाइट सेट्स के थ्रू ही प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपके सिलेबस या आपकी बुक में प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये है कि आप इसे जनरलाइज भी कर सकते हो, यानी काउंटेबल सेट्स के लिए भी बात की जा सकती है। आज के लेक्चर में ज़र्मीलोस पास्टुलेट के नाम से एक थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ शामिल होगा, तो वो भी, वहाँ भी आपको ये जनरलाइज वाली बात नज़र आ जाएगी। फ़िलहाल एक्सियम ऑफ चॉइस को मैं फाइनाइट कलेक्शन से वेरीफाई करवा रहा हूँ, वहाँ जाके आप लोग इसको आर्बिट्रेरी कलेक्शन के थ्रू भी वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल ये लिख के आ रहा हूँ कि सी जो है बी आर फाइनाइट क्लास ऑफ, ये कोई फाइनाइट क्लास है। प्रूफ चेक करो सब लोग इसका, और इसी तरह आप लोगों ने इसके प्रूफ वर्डिंग्स लिखनी है। क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट इन सब की यूनियन की जाए तो वो एक्स आर है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है, साथ वो एग्जांपल जो मैंने लिखी थी उसको चेक भी करो, वेरीफाई भी करो। अच्छा डिफाइन करते हैं एक चॉइस फंक्शन, डिफाइन अ चॉइस फंक्शन f फ्रॉम c टू x, ये वो कलेक्शन है जिसका नाम मैंने c रखा हुआ है, और ये उसकी यूनियन यानी ग्राउंड सेट x है, सच दैट। अच्छा ये कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, यानी ये कुछ सेट्स थे जो आपके पास c में थे और ये x है सेट, और इसके अंदर a1 a2 अप टू सो ऑन an एलिमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ कुछ एलिमेंट्स x के मेंबर्स मैंने शो ऑफ किए हैं। तो मैं ये डिफ़ाइन ऐसे कर रहा हूँ कि a1 समझो उसका इमेज जो चॉइस फंक्शन के अंडर आ रहा है वो a1 है, स्मॉल a1, a2 का स्मॉल a2, तो इसको मैं f(a_i) करके कैपिटल ai f(a_i) इज इक्वल टू ai करके डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और ये ai से ही बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल i 1 2 3 अप टू n। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ली,
और फिर उसको उसका ग्राउंड सेट एक्स डिफ़ाइन किया, और अब एक चॉइस फंक्शन ले रहे हैं और जिसको हमने बाय कंस्ट्रक्शन ही ऐसे बना रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं A1 उनसे अब स्मॉल A1 पे मैप हो रहा है, A2 स्मॉल A2 पे मैप हो रहा है, और भी कई शेप्स हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सेट आने लगा, एक एलिमेंट्स का एन टुपल एलिमेंट्स का एक कलेक्शन आने लगा। ये मैंने वर्ड यूज़ किया टुपल, तो ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। अगर किसी पेयर के अंदर 2 एलिमेंट्स लिखे हों या 4 एलिमेंट्स पिल्फर्स लिखे हों तो ये 4 टुपल एलिमेंट का आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है, 4 टुपल एलिमेंट। तो ऐसे ही जो उनसे अगर ये एन टुपल एलिमेंट्स उनसे वो लिखने हों तो आप कॉमर्स में ये लिखेंगे कि आपके पास कलेक्शन क्या आएगी। देखो बेटा, बात ये है कि जो इमेजेस आ रहे हैं ये हर सेट के लिए एक एक इमेज आ रहा है। इसका मतलब है कैपिटल A1 के लिए A1 स्मॉल A1 मिला, कैपिटल A2 के लिए स्मॉल A2 मिला। तो इसका मतलब वी गेट, हमें मिला क्या, वी गेट एन इमेज ऑफ एन टुपल एलिमेंट्स। वो एन टुपल एलिमेंट्स का इमेज लिखा कैसे जाएगा, दैट इज़ FA1, इसको स्मॉल A1 भी कह रहे हैं हम लोग, ज़ाहिर है FA1 स्मॉल A1 के बराबर है, फिर FA2, फिर FA3, सो ऑन FAN, और विच इज़ इक्वल टू A1 A2 A3 सो ऑन AN। और आप बताइए किसका मेंबर है, ये मेंबर है इन सब की कार्टीजियन प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल में आपने देखा था, जो आंसर आया था वो 1 और 4, 1,4 आया था, वो A1 क्रॉस A2 का मेंबर था। और ये जो आ रहा है ये इमेज ही है चॉइस फंक्शन का, और ये एलिमेंट किसका है, इन सब की कार्टीजियन प्रोडक्ट का। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोगों ने वर्ड लिखना है विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ये मैंने रेज किया यहाँ से, विच इज़ एन एलिमेंट, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ, जो कि एलिमेंट है इसका A1 क्रॉस A2 क्रॉस ऑन क्रॉस AN का, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेट्स लिखे हों उनको पाई I1 से लेकर NAI करके भी लिखा जा सकता है। ये पाई जो सा है, ये जो सिंबल है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकली ऐसे सेट्स की प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं। ऑल सच इमेजेस, ये लास्ट लाइन है अपने थ्योरम की आपकी, इसका मतलब है वो मेंबर एक तो नज़र आ गया। इसका मतलब है जितने भी चॉइस फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे ए जो C से X में होंगे वो एक्चुअल में A1 क्रॉस A2 क्रॉस 1 क्रॉस AN को के किसी ना किसी मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो सारे मिलकर फिर कार्टीजियन प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, यानी इन सारे मेंबर्स की, जो कि नॉन एम्प्टी होगा। और यही हम लोगों ने वेरीफाई करना था एक्सियम ऑफ चॉइस में। वर्डिंग कैसे लिखनी है, ऑल सच इमेजेस obtained from all such choice functions form Cartesian product। किसकी कार्टीजियन प्रोडक्ट, ये वो जो A1 A2 A3 AN तक लिखी हुई थी कार्टीजियन प्रोडक्ट, ये वाली पाई की शक्ल में, एंड इज़ नॉन एम्प्टी। और ऑब्वियसली हमने देखा कि उनका कोई ना कोई तो मेंबर उसके अंदर आ रहा है ग्राउंड सेट एक्स का, तो ये नॉन एम्प्टी है। इस तरीके से आपने अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, जिसको कहते हैं एक्सियम ऑफ चॉइस। तो यहाँ से हम आगे चल रहे हैं जी। तो अभी हमने एक्सियम ऑफ चॉइस जो है उसको वेरीफाई किया, और उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स लेके चले थे। लेकिन ये जो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है जिसका नाम है ज़र्मीलोस पोस्टुलेट, ये एक्चुअल में जनरलाइज फॉर्म है उसी एक्सियम ऑफ चॉइस की। एक्चुअल में इन जो एक्चुअल सेंस में देखेंगे, जब आप लोग इस स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन देख लोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं, एक एक्सियम ऑफ चॉइस और ज़र्मीलोस पोस्टुलेट। बहरहाल मैं ज़र्मीलोस पोस्टुलेट की तरफ आ रहा हूँ। एक वर्ड मैंने यूज़ किया था एक्सियम, उसके ऊपर बेटा मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने जब असाइनमेंट मुझे प्रेजेंट करनी है तो उसके अंदर आपने लाजमी एक्सियम ऑफ चॉइस के बारे में इंट्रोडक्शन मुझे डिटेल्ड फॉर्म में देनी है। मुझे बताना है कि टोटल एक्सियम ऑफ चॉइसेस है कितने। उसके लिए आप अपनी बुक को भी लाजमी पढ़िएगा। एक चीज़ ज़हन में बिठा लो कि जिस स्टूडेंट ने सिर्फ लेक्चर पे ही डिपेंड करना है और बुक खोलनी नहीं है, वो कभी भी मैक्सिमम जो आपकी आउटपुट है उसकी एक्सपेक्टेशन ना रखे।
जब तक आपने बुक को स्टडी नहीं करना तब तक आप कभी भी रियल बेस पे नहीं जा सकते। किसी भी आर्टिकल की, किसी भी जो आपका टॉपिक है उसकी रियल बेस में जाने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी बुक आपकी। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब मैंने आप लोगों को लेक्चर देना होता है तो मैं अच्छी खासी उसकी स्टडी करता हूँ कि बुक में क्या बताई हैं चीज़ें। तो इसलिए आपने लाजमी देखा करो। तो जो स्टेट बता रहा था असाइनमेंट आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है बेटा, उसके अंदर एक्सियम ऑफ चॉइस के बारे में, और दूसरा ये बस आज के लेक्चर की लास्ट टॉपिक को स्टार्ट ले रहा हूँ। तो जर्मीलोस पास्टुलेट, ये पास्टुलेट क्या होता है वो अभी मैंने आपको बताया था एक्सियम के बारे में, कि एक्सियम जो सी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू होती है फॉर एनी फील्ड ऑफ साइंस। हर फील्ड के ऊपर वो फिट आ जाती है वो स्टेटमेंट। लेकिन पास्टुलेट भी एक्चुअल में एक्सियम का ही एक पार्ट होता है, यानी वो किसी खास पार्टिकुलर एरिया के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, होता वो भी उसी की तरह की एक स्टेटमेंट का नाम है। तो इसका मतलब है जर्मीलोस पास्टुलेट जो है उसकी स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूँ कि उसके अंदर बताया क्या हुआ है। कहता है कि अगर आई बिलोंग्स टू आई, ये मैंने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी क्लास ली, बी अ नॉन एम्प्टी क्लास, और वो जो एक्सियम ऑफ चॉइस है वो एक नहीं है, वो कई हैं। और ये जो जर्मीलोस पास्टुलेट है ये उन्हीं एक्सियम ऑफ चॉइसेस में से एक पॉइंट के बारे में ही लिखी गई स्टेटमेंट है। इसका मतलब है वो जनरलाइज है, ये जनरलाइज नहीं है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि एक्सियम ऑफ चॉइस में मैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ मैं जनरल फॉर्म या आर्बिट्रेरी कलेक्शन से इसको वेरीफाई करूँगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई उससे बड़ी या सुपीरियर चीज़ है। इस वजह से एक्सियम ऑफ चॉइस की डिटेल आपने पढ़नी है, तब आपको मेरी बात समझ आएगी। अच्छा, ये मैंने बोला कि इफ़ आई बिलोंग्स टू आई बी अ नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, पहले जो थे वहाँ पे जो मैंने आपको अभी एक्सियम ऑफ चॉइस प्रूफ किया है उसमें आप लोगों ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखी थी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की। लेकिन मैंने जब आपको एग्जांपल दी थी चॉइस फंक्शन के अंदर, अगर आप वो देखें तो वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स ही मैंने जानबूझ के लिए थे। वो इसीलिए लिए थे कि इसको वेरीफाई मैं करवा सकूं आप लोगों को। तो ये बार मैं लिख रहा हूँ बी अ नॉन एम्प्टी क्लास ऑफ नॉन एम्प्टी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो जब मैं ये स्टेटमेंट वेरीफाई करूँगा, प्रूव करूँगा, तो आप इसको वेरीफाई करिए उस एग्जाम्पल के साथ मिला के तरह। डिसजॉइंट सेट्स, then there exist a subset B of union I belongs to I, कैपिटल I। ये इंडेक्सिंग सेट होता है, पहले भी कई दफ़ा बात बताई है आपको। ये मैंने लिखा है then there exists a subset B of union I AI such that intersection of B with each AI exactly consists of one element. तो इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने वर्डिंग लिखी क्या है। मैंने ये लिखा है कि अगर आपके पास एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, अच्छा वो अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनकी सबकी अगर यूनियन की जाए तो उसकी यूनियन की जो कलेक्शन होगी जिसे ग्राउंड सेट कहते हैं, उसका एक सबसेट बी ऐसा हमें लाजमी मिलेगा कि जब हम उस बी की इंटरसेक्शन लेंगे हर एआई के साथ तो एग्जैक्टली उसके अंदर एक एक एलिमेंट विद ईच एआई कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो उसकी इंटरसेक्शन जो हम लोग सारे सेट्स के साथ लेंगे वो एग्जैक्टली कंसिस्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट के ऊपर वो कंसिस्ट करेगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने वेरीफाई करनी है। और इसको मैं ना एक छोटी सी फिगर से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मसलन मेरे पास ये एक सेट है A1, ये एक सेट है A2, ये एक सेट है A3 और ये एक सेट है A4। तो जो B है वो कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन में है, ये B समझ लो कि जो इन सब का एग्जैक्टली एक एक मेंबर जो है वो कंटेन करता है। तो इसको अब हम लोगों ने वेरीफाई करना है, और अब इसको वेरीफाई करना है तो अब ये स्टेटमेंट को तो उसके प्रूफ की तरफ मैं आ रहा हूँ।
तो स्टार्ट ले रहा हूँ इसके प्रूफ का, यानी जर्मिलोस पास्टुलेट की वेरिफिकेशन कर रही हैं। तो प्रूफ इसको ज़रा देख लो सब लोग कि लेट आई बिलोंग्स टू आई बी एनी नॉन एम्प्टी क्लास of mutually disjoint non-empty sets. Let C is equal to A1 A2 so on, यानी C जो है एक्चुअल में इस कलेक्शन का नाम मैंने लिख लिया आई बिलोंग्स टू आई का। अच्छा, अब ये सी जो है वो मैंने कलेक्शन जितनी भी थी उसका नाम रख लिया, और एक्स नाम आपने फ़र्ज़ कर लेना है इन सब की यूनियन का। यानी आप चले इस यूनियन को फ़िलहाल मैं ऐसे ही अभी लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसका नाम एक्स ग्राउंड सेट भी फ़र्ज़ कर सकते हो। फ़िलहाल वर्डिंग जैसे लिखी आपने प्रूफ में ऐसे ही लिखना है कि लेट ये कोई कलेक्शन है नॉन एम्प्टी सेट्स की और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। और यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि A1 के अंदर क्या आ रहा है, A2 के अंदर क्या आ रहा है, ऐसे ही A3 के अंदर क्या आ रहा है, और सो ऑन। तो ये जो कलेक्शन है इसके अंदर एलिमेंट्स जो ग्राउंड सेट एक्स के हैं या इन सब की यूनियन जो सी है उससे जो सेट आता है उसकी कलेक्शन में से यहाँ कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, फ़र्ज़ कर लिए A1 के अंदर मेंबर आ रहे हैं A11 A12 A13 सो ऑन, और साथ मैंने सो ऑन लिख के लिखा A1I सो ऑन। यानी ये कोई आपकी लेबल्ड किए हुए मेंबर्स हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन थी सेट्स की, उसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, डिनमरेबल कह लें आप लोग। और ये है कि ये वाला एलिमेंट है जनरल एलिमेंट दिखाया 1I, लेकिन आगे ये चलते जा रहे हैं। ऐसे ही A2 के एलिमेंट्स को लेबल किया A21 A22 A23 सो ऑन A2I सो ऑन से। ऐसे ही A3 को आप इस तरह ही लेबल कर लो। तो ये हमने एक कलेक्शन ली है आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट्स की, और ये सेट्स के एलिमेंट्स मैंने यहाँ शो ऑफ कर दिए हैं। अगर इन सब की यूनियन की जाए, जिसका नाम है ग्राउंड सेट एक्स बोल रहा था, यूनियन ऑफ आई ए आई की, तो आपको पता है सेट्स के एलिमेंट्स को मैंने पीछे जब वो सेट्स वाले एलिमेंट्स लिखे थे वो सेट्स के अंदर, तो एलिमेंट्स में मैंने कहा था एक स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग होते हैं, ऑर्डर डिफाइन किया करो। तो ये इसी तरह आपने तरतीब से लिखने, पहले A1 के सारे मेंबर्स, फिर कॉमा डाल के फिर ये A2 के, इस तरह ये चलता जा रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर मैं इनकी यूनियन लिखूँ सबकी, तो बेटा वो आएगा A11 A12 सो ऑन A1I सो ऑन, और फिर ये कॉमा डाल के आपने दूसरा सेट के एलिमेंट्स लिख दिए A21 A22 सो ऑन A2I और सो ऑन। और फिर बेटा थर्ड वाले के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं नीचे करके इसके लिख रहा हूँ A31 A32 सो ऑन A3I सो ऑन, और ये फिर मैंने सो ऑन का निशान डालने की बजाय मैंने सेट क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे जो सेट्स आपके पास थे वो आर्बिट्रेरी कलेक्शन में, उन सब की मैंने यूनियन ले ली है। अच्छा, अब ये सारे जो हैं ये ग्राउंड सेट के मेंबर्स हैं, यानी ये उसी की कलेक्शन यहाँ लिखी हुई उन्हीं के सबसेट्स की। इस सारी कलेक्शन में यानी ग्राउंड सेट एक्स में से मैंने खुद से ये हर सेट का एक एक एलिमेंट चूज़ कर लिया, A1I A2I A3I एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। ऑब्वियसली वो इसका सबसेट तो होगा यूनियन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई AI का। तो इसका मतलब ये हुआ लेट मैंने उसका नाम रख लिया B उस कलेक्शन का, और ऑब्वियसली B उस ग्राउंड सेट का सबसेट है, और ये एलिमेंट्स आ क्या रहे हैं इसके अंदर A1I A2I A3I एंड सो ऑन। तो जब आपने इसका प्रूफ लिखना है तो वर्डिंग मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ, इसी तरह आपने चलना है। और B को डिफ़ाइन करने के बाद आपने अब चॉइस फंक्शन एक डिफ़ाइन करना है। वो चॉइस फंक्शन जो उनसे ऐसा डिफ़ाइन करना, मैं पहली ज़रा कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूँ चॉइस फंक्शन की, कि जिसका आंसर जो A के सेट्स जो आपने आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया उसके यही मेंबर्स मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो अब ज़रा देखो वो कैसे आएंगे। ये जो मैंने लिखा इसके बाद मैंने कहा डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ अ चॉइस फंक्शन, एक चॉइस फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ F फ्रॉम C टू यूनियन I बिलोंग्स टू आई AI, जो कि ग्राउंड सेट X है, सच दैट ये कैसे चॉइस फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि आपने हर सेट का जो एलिमेंट जिसके ऊपर ये मैप करवाया वो A के I है,
और ए के आई जो है बिलोंग्स टू कैपिटल ए के, और एक ए क्या था 1 2 3 सो ऑन चलते जा रहे हैं, ज़रा चेक याद करो। तो ऐसे ही था, अगर मैं के की जगह 1 लगाऊँ तो पहला सेट था A1, उसके अंदर मैंने nth एलिमेंट या जनरल एलिमेंट A1I दिखाया था। ऐसे ही अगर के की जगह 2 लगाओगे तो दूसरा सेट है A2 और उसके अंदर एक एलिमेंट मैंने A2I दिखाया था, जिसको मैंने सर्कल भी किया था। तो चॉइस फंक्शन के इमेजेस मैंने लिए ही वो एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर मौजूद हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने ये ले लिए तो इसका मतलब बी एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं चॉइस फंक्शंस के इमेजेस की क्लास हो गई, A2 A3 सो ऑन। और इसको जनरल शक्ल में लिखा तो FAK लिख दिया मैंने, फिर K बिलोंग्स टू I कह लो, 1 2 3 4 सो ऑन कह लो। तो इसका मतलब है ये वो B मैंने चूज़ किया था जो कि सबसेट था। किसका सबसेट था? ग्राउंड सेट X का। और अब ज़रा सोचो कि अगर मैं इस B की यानी इन एलिमेंट्स की जो कि एक्चुअल में रिप्रेजेंट इसको ही कर रहे हैं, A1I और A2I, ये ज़ाहिर है यहाँ मैंने बताया वही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, A3I एंड सो ऑन। जब मैं इसकी इंटरसेक्शन इस B की A1 A2 A3 A4 सबसे लूँगा तो आंसर एक एक एलिमेंट आता जाएगा, नहीं जनरल AKI आ जाएगा। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाना था कि हमें एक सबसेट ऐसा ज़रूर मिल सकता है जिसकी इंटरसेक्शन एग्जैक्टली एक एक एलिमेंट पे कंसिस्ट करेगी। और यही मैं लास्ट में वर्डिंग लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन की तरफ आ रहा हूँ। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज बी, तो मैंने भी ये लाइन लिखी थी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, FAK है, K बिलोंग्स टू I है, एंड बी की इंटरसेक्शन अगर AK से ली जाए, K बिलोंग्स टू I मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन से, तो आंसर एग्जैक्टली ये आता है विच इज़ AKI। तो इसका मतलब है ये सिंगल एलिमेंट पे कंसिस्ट करता सेट है। इसका मतलब ये हुआ यानी हर जो मेंबर है उसके साथ इसकी इंटरसेक्शन में जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट आएगा। तो ये आप एग्जांपल को भी देख के उससे वेरीफाई कर सकते हैं। हैंस द इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, हैंस द इंटरसेक्शन ऑफ बी विद ईच AI कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट। तो यूँ आपने इसको ज़मीलो पर पोस्टुलेट को जो है वो वेरीफाई करना है। इस तरह आप लोग इसे वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट एक लेक्चर मैंने आपको देना है जिसमें मैंने जोन्स लीमा का जिक्र करना है। आप लोगों का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है BS ऑनर्स वालों सेमेस्टर 1 वालों का। तो ये है कि इस आज के लेक्चर को एक तो आप लोगों ने देखना है, स्टडी करना है, लिखना है। उसके बाद जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो उसके लिए आपने थोड़ी सी चेकिंग करनी है, थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है। वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपने चेक करना है, उसके बारे में आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी पेपर्स में एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा देगी। ये मैं कोई भी बात जो आपको बता रहा हूँ ये यूज़लेस नहीं है, इसे यूज़लेस मत समझिएगा। ये मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो लोग स्पेशली ये लेक्चर ले रहे हैं BS सेमेस्टर 1 वाले। और ये आप लोगों का बेटा जो काम है जितना मैंने करवाया आप लोगों को, ये आप अब वेरीफाई कर सकते हो अपनी आउटलाइन से, कोर्स आउटलाइन से जो आपको मैंने दी थी कि आपने क्या पढ़ ली है। जब आप लोग नेक्स्ट वीक में कॉलेज आते हैं, क्लास लेने आएंगे, तो फिर हम लोग कुछ मेन चीज़ें जो मेरे जहन में हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आपको वो क्लियर होने चाहिए, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। अभी वैसे 2-3 दिन हैं आप लोगों के आने में, तो पॉसिबल है, माइट भी पॉसिबल मैं कोई लेक्चर की शक्ल में ऑनलाइन आपको डिलीवर कर दूं। बहरहाल क्लास में आएंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो डिस्कशन के लिए पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये है कि जो असाइनमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर आप लोगों का ऑनलाइन होगा, उसके अंदर मैंने इस चैप्टर 9 का जोन्स लीमा डिस्कस करना है। इंशाल्लाह फिर बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।